बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द फाइनल टर्म ऑफ MTH 201। तो ये MTH 301 की तरह ये कुछ टॉपिक इसमें डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं। मैक्लारन सीरीज़ है, टेलर सीरीज़ है। तो मैक्लारन सीरीज़ की एक एग्जांपल चेक करते हैं। फाइंड द मैक्लारन सीरीज़ ऑफ साइन एक्स। तो आप करेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स आप साइन एक्स को कहेंगे और उसको 2-4 दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। मैंने 7 दफ़ा किया हुआ है, तो सीक्वेंस सीरीज़ लिखने में ज़रा आसानी हो जाती है, इसलिए पर कम से कम 4 दफ़ा आपने डिफ्रेंशिएट करना है। पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, काज आ जाएगा, फिर काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसी तरह चलते जाएंगे। और जो डेरिवेटिव आपके पास आया हुआ है उसकी वैल्यू आपने जीरो पे फाइंड कर लेनी है। एफ ऑफ ज़ीरो तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, फिर एफ प्राइम एट ज़ीरो तो काज ज़ीरो 1 होता है। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। फाइंड करने के बाद ये मैक्लारन सीरीज़ का फॉर्मूला है। मैक्लारन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ में फ़र्क ये है कि मैक्लारन में आपने ज़ीरो पे वैल्यू फाइंड करनी होती और टेलर में आपने ज़ीरो के अलावा किसी भी और नंबर पे वैल्यू फाइंड करनी। तो एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम एट ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव एट ज़ीरो अप टू सो ऑन। तो वैल्यू जो आपने फाइंड की हुई है सिर्फ आपने इसमें पुट करनी। जैसे एफ ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड किया था, वो ज़ीरो आया था, वो लिख दिया। फिर फार्मूले में आगे एक्स एक्स लिख दिया। फिर एफ प्राइम एट ज़ीरो वो हमने फाइंड किया था 1, वो लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा था, वो भी लिख दी। इसी तरह सारी वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास सीरीज़ बन जाएगी साइन की एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 और 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 और 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसी तरह बाकी भी आप काफ़ी सारी चेक कर सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स चेक कर लें, रेज टू पावर एक्स चेक कर लें, कॉज एक्स की चेक कर लें। जैसे आपके सामने ई रेज टू पावर एक्स की सीरीज़ है तो क्यू के ई रेज टू पावर एक्स को आप जितनी दफ़ा भी डिफ्रेंशिएट करेंगे वहीं आएगा। तो जब आप उसमें ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सारा 1 आएगा। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये ऊपर आपने मैक्लारन सीरीज़ लिख ली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम एट ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो अप टू सो ऑन। ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की है सारी पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स की सीरीज़ बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसी तरह ए रेज टू पावर एक्स में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। जैसे देखें ए रेज टू पावर एक्स को जब आप पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें तो ए रेज टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, दूसरी दफ़ा करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ ए उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्यूब आ जाएगा, फिर पावर 4 आ जाएगी। पर जब आप इनमें ज़ीरो पुट करते जाएंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ए रेज टू पावर ज़ीरो 1 होता है। और बाकी आपके पास उसी तरह 7 1 से मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए, क्यूब ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए अप टू सो ऑन। मैक्लारन सीरीज़ का फार्मूला लिख लेंगे, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये इसकी सीरीज़ बन जाएगी। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ए रेज टू पावर एक्स हमें दिया हुआ होता है, वहाँ से वो कहता है फाइंड करें ई रेज टू पावर एक्स। तो आपने करना क्या है, ए की जगह आपने सिर्फ ई पुट कर देना है। यहाँ जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा वहाँ ई पुट करते जाएंगे और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है। इनके यहाँ से भी आप ई रेज टू पावर एक्स वाली सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है सिर्फ ई की सीरीज़ पूछ रहा था कि ई जिसकी वैल्यू 2.71828 है ये क्या है। तो आपने क्या करना है, जो ई रेज टू पावर एक्स की सीरीज़ आपके पास आई हुई होगी उसमें आपने x की जगह पे 1 लिख देना है। जब x की जगह पे 1 लिखते जाएंगे आपके पास इस तरह की सीरीज़ बन जाएगी। इसको कैलकुलेटर पे आप चेक करें तो ये वैल्यू आती है स्मॉल ई की 2.71828 अब टेलर सीरीज़ देखते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि टेलर सीरीज़ में वो अब x की जगह पे कोई और वैल्यू देगा ज़ीरो के अलावा, लेकिन करना आपने उसी तरह है कि आपने 3-4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना। जैसे ए रेज टू पावर एक्स की सीरीज़ हम फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने। डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की जगह अब आपने 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 पुट करते जाएंगे। और टेलर सीरीज़ का फार्मूला ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस क्यूब ऑफ एक्स माइनस ए ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए अप टू सो ऑन। तो जो वैल्यू सारी फाइंड की हुई है आपने वो सारी इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ए रेज टू पावर एक्स की सीरीज़ बन जाएगी अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आई माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई जे प्लस के। कैलकुलेट हमने करना है कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो कर्ल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 है ए क्रॉस बी जो आप फाइंड करते हैं, या सेकंड ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 7 उसमें भी यही सारी चीज़ें क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाल लेना। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना किसके साथ है, डेल क्रॉस एफ आपने निकालना। इसको डेल भी कहते हैं, नेबला भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है कर्ली करली एक्स, कर्ली करली वाई, कर्ली करली जी। तो पहले आपने ऊपर आई जे के लिख लेना है, फिर डेल का एक्स कंपोनेंट, डेल का वाई कंपोनेंट, डेल का जी कंपोनेंट, फिर इसी तरह एफ का एक्स कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट, एफ का जी कंपोनेंट। जब 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरह कर लेना है। ये आई लिख लिया, फिर ये वाला
ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये आपने स्किप कर देना था, जो कुछ बाकी है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो करली वाई ऑफ 1 वो आ गया 0 एंड करली जी ऑफ माइनस ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई वो भी आ गया 0 क्योंकि जी तो दोनों में नहीं है। फिर इसी तरह अब आपने ये जे वाला कॉलम और जे जिस रो में आ रहा है ये स्किप कर देना है। आपके पास ये 4 चीज़ें जो है इनका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। जब स्किप करेंगे तो करली एक्स ऑफ 1 वो भी 0 आ गया, करली जी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई वो भी 0 आ गया क्योंकि जी तो दोनों में मौजूद नहीं है ना। इसी तरह के वाली रो और के वाला कॉलम जब आप स्किप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली एक्स ऑफ माइनस ई रेज टू पर कॉस वाई माइनस करली वाई ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस ई रेज टू पर एक्स कॉस वाई माइनस 1 ओवर वाई। अब वाई भी 0 है, जे भी 0 है, सिर्फ हमारे पास के वाला कंपोनेंट बच रहा है। अब आते हैं जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ पे। तो जैसे कर्ल मैंने आपको कहा था क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आंसर एक वेक्टर आता है। इसी तरह डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। ये भी वही फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और सेकंड ईयर का मैथ का चैप्टर नंबर 7 डॉट जो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाली बात कर रहा हूँ, या ए डॉट बी को आप लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, तो भी मैं वही यूज़ करूँगा। डेल को लिख लिया करली एक्स आई प्लस करली वाई जे प्लस करली जी के, और एफ है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई आई माइनस ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई जे प्लस के ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, यानी कि करली एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस करली वाई ऑफ ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई प्लस करली जी ऑफ 1। ये तो 0 हो गया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई को पार्शियली एक्स डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा 1 ओवर एक्स, और ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई, और जी वाला 0 आ गया। अब आते हैं जी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो अभी आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये फाइंड किया है, यहीं से आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इनके आप ऐसे समझें, एक वेक्टर है ए, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a आता है, इसका आंसर भी एक वेक्टर आता है। कर्ल का आंसर भी वेक्टर आएगा, डाइवर्जेंस का आंसर स्केलर आएगा, और ग्रेडियंट का आंसर भी एक वेक्टर आएगा। तो अब हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आ रहा है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं वो आ रहा है ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी 0। अब नेक्स्ट है पार्ट 4 डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ हमने नहीं फाइंड किया, पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करने के बाद फिर उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई होगा। तो भी मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट जो है वो क्या, मल्टीप्लाइंग का वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि एफ को आपने डेल से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब एफ को आप डेल से मल्टीप्लाई कराएंगे उसका मतलब क्या है कि जो आई वाला है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, जे वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के वाले को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट करके आपके पास आ जाएगा 1 बाई एक्स आई प्लस ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई जे प्लस 0 के। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ पे जब आप डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ एफ भी आपके पास एक वेक्टर आई जे के से पता चलता है, वेक्टर जिसमें आई जे के वो वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर है, डाइवर्जेंस भी एक वेक्टर होता है। अब इसमें वही लग जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, 1 ओवर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और 0 को विद रिस्पेक्ट टू जी। तो 1 ओवर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ई रेस्ट पर एक्स साइन वाई का आता है ई रेस्ट पर एक्स कॉस वाई, और 0 को आ जाएगा 0। वी जो है वॉल्यूम है बेसिकली, तो वॉल्यूम में लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें आती हैं, तो हमने उसको डी एक्स डी वाई डी जी करके लिख लेना है। अब आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने डी एक्स पहले लिखा है तो आपने यहाँ पे लिमिट भी पहले डी एक्स की पुट करनी है। जैसे ये देखें एक्स दिया हुआ हमें 0 to 2, तो लिमिट हमारी आ जाएगी 0 to 2। फिर डी वाई लिखा हुआ है उसकी भी लिमिट आ जाएगी -1 to 1 क्योंकि वो ही गिवन है। फिर डी जी आपने लिख लिया, डी जी की लिमिट है -3 to 0। चाहे आप डी एक्स डी वाई डी जी लिखते हैं या डी जी डी वाई डी एक्स लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फिर लिमिट आपने उसी हिसाब से लिखनी है। मसलन अगर यहाँ पे पहले आपने डी एक्स लिखा है तो यहाँ पे लिमिट्स भी पहले डी एक्स की लिखेंगे। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे फिर मैं डी जी लिखता तो फिर मैं यहाँ पे लिमिट भी डी जी की लिखता। बस लिमिट्स का आपने ध्यान रखना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब पहली दफ़ा जब इंटीग्रेट करना है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इंटीग्रेट करेंगे 3x²/2 प्लस y² माइनस जी एक्स, और लिमिट हमारी 0 to 2 वो 0 to 2 यहाँ पे आ जाएगी। लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट होती है यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, और लोअर लिमिट में भी इसी तरह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अब क्योंकि ये तीनों 0 हो रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया है। इसको आपने सॉल्व किया, आपका रिजल्ट आपका रिजल्ट आ गया 6 + 2y² - 2z। तो जैसे एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया दूसरा भी उसी तरह कर लेंगे। अब dy है तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आएगा 6y + 2y³ - 2zy, और लिमिट हमारी क्या है -1 से 1 तक। इसी तरह वो लिमिट भी पुट कर देंगे।
अपर लिमिट 1 थी तो पहले हमने y की जहाँ जहाँ y था वहाँ 1 लिख दिया। लोअर लिमिट -1 थी, उसी तरह जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने -1 लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करवाया, हमारे पास आ गया 40/3 -4z। अब लास्ट लिमिट रह गई है z वाली, तो विद रिस्पेक्ट टू z पहले हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। वो आएगा 40z - 2z²। लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट 0 है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, z की जगह 0 लिख देंगे। पहले दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। फिर जब -3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा 58। ग्रीन्स थ्योरम टू एवेल्युएट द इंटीग्रल और कंटूर जो आपको वो दिया हुआ वो सर्कल है। ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ करली क्यू बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली वाई डी एक्स डी वाई। अब आपके पास जो p गिवन है वो है साइन x माइनस क्यू गिवन है वो एक्स क्यूब माइनस साइन y। तो p को आपने पार्शली डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, वो आ जाएगा -3y²। q को पार्शली डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा 3x²। ये दोनों वैल्यूज उठा के आपने इस इंटीग्रल में पुट कर देनी है। जब इस इंटीग्रल में पुट करेंगे आपके पास आएगा साइन x माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, अब इस सिंगल इंटीग्रल की बजाय डबल इंटीग्रल हो जाएगा, आ जाएगा 3x² माइनस 3y² डी एक्स डी वाई। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया x² प्लस y² डी एक्स डी वाई। अब x² प्लस y² होता है r²। हमें गिवन है कि जो कंटूर है वो एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन भी दी हुई x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। अच्छा फर्ज करते हैं आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट x² y² नहीं आ रहा, √x या इस तरह की कुछ चीज़ आ रही है, तो x की जगह आपने पुट कर लेना r cos थीटा, y की जगह आपने पुट कर लेना r sin थीटा। मुख्तसर बात यह है कि ये जो आपके dx और dy हैं इसको आपने dr और d थीटा में चेंज कर लेना है। ये एरिया है बेसिकली लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट, तो जब हम उसको आर थीटा वाली फॉर्म में लिखते हैं तो डी एक्स डी वाई बन जाता है आर डी आर डी थीटा। सिर्फ डी आर डी थीटा नहीं बल्कि साथ आर भी आएगा इसमें, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा से याद रख लें। और सर्कल जो है वो क्योंकि कंप्लीट सर्कल है और उसका रेडियस हमें दिया हुआ 1, तो हम जो लिमिट्स पुट करेंगे पहले आर की लिमिट पुट होगी 0 to 1, और कंप्लीट सर्कल है तो उसका एंगल होता है 0 to 2 पाई। अगर यहाँ पे कंप्लीट सर्कल की बजाय सेमी सर्कल लिखा हुआ होता तो फिर आपने 0 to 2 पाई नहीं करना बल्कि फिर आपने 0 to पाई कर देना। बस इसको आप 2 दफ़ा इंटीग्रेट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। r² और r मल्टीप्लाई होकर r³ बन जाएंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे n+1/n+1, फार्मूला यूज होगा 3r⁴ डिवाइडेड बाई 4। 3r⁴ डिवाइडेड बाई 4, 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे थीटा आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे 2 पाई माइनस 0 2 पाई, 2 2s are 4, रिजल्ट आ जाएगा 3 पाई बाई 2 स्क्वायर। यूज दिस इक्वेशन एंड पोलर डबल इंटीग्रल्स टू फाइंड द वैल्यू टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a², वहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं। x² प्लस y² राइट साइड पे जाके सारा माइनस हो जाएगा, z हमारे पास आ जाएगा होल अंडर रूट a² माइनस x² प्लस y², और x² प्लस y² होता है r², z इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस a² माइनस r²। तो अब वॉल्यूम हम पहले सेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर का फाइंड करते हैं, वो आपके पास जो कुछ आएगा उसको ज़रा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमें कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, चाहे आप ये लिख लें, इसको आपने इंटीग्रेट करना है 2 दफ़ा क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं आप। तो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं तो ये इसकी इक्वेशन है, और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में चलते हैं साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में साइलेंटिकल में चलना है, तो फिर उसका ये फार्मूला है a² माइनस r², उसका अंडर रूट ये जो भी आपने फाइंड किया इसलिए था ताकि आपको पता चल जाए, और डी ए की वैल्यू होती है आर डी थीटा। अब इंटीग्रेट हमने इसको जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो हमारी एक होगी रेडियस पे 0 to a क्योंकि इसका रेडियस a है, और दूसरी हमारे पास लिमिट होगी एंगल पे। ये यहाँ से भी आपको जज हो जाएगा कि एक तरफ r है और साथ थीटा है, एंगल स्फीयर का पूरा एंगल 0 to 2 पाई, पहले वाली जो है वो r पे है और दूसरी वाली जो है वो एंगल पे है। तो पहली दफ़ा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे r के रिस्पेक्ट से, तो अब ये देखें इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव आता है -2r, तो r तो हमारे पास मौजूद है पहले से, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर लें, वही n+1/n+1 वाला फार्मूला आपके पास अप्लाई हो जाएगा। a² माइनस r² की पावर आ जाएगी 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2।
उसके बाद हम अपर और लोअर लिमिट्स इसमें पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ ए क्यूब डी थीटा, लिमिट है लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2 पाई। ए क्यूब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास जो है वो इंटीग्रेट करने के बाद थीटा बच जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई ए क्यूब बाई 3। ये आप सेमीस्फीयर का आया है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, सारे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 4 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर y dx प्लस x dy इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द ट्रायंगुलर पाथ हैज शोन इन द डायग्राम। अब हम इसमें ये करेंगे कि पहले हम अलॉन्ग ओ ए फाइंड कर लेंगे, फिर अलॉन्ग ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर अलॉन्ग बी ओ या ओ बी। अगर आप ओ बी फाइंड करेंगे तो फिर इसमें प्लस माइनस का फर्क आएगा, वो सारी बात आपको बताता हूँ। पहले हम अलॉन्ग ओ ए चलते हैं। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आप देखें, इसमें जो y है वो दोनों का सेम है, y इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो y आपके पास आ जाएगा 0। लेकिन x देखें, x इसमें 0 है और इसमें 1 है, इसका मतलब है इसमें आपको x कुछ लेट करना पड़ेगा। तो x हम इसमें लेट कर लेते हैं t। तो जब x को हमने t कह दिया तो अब t हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके 1 तक। ये जो t को मैंने लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1, उसकी यही रीज़न है। और डिफ्रेंशिएट कर लें dx इज इक्वल टू dt और dy इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी मेन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर y dx प्लस x dy। सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं अलॉन्ग ए बी। अब इसमें देखें कि x आपके पास सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन y चेंज है, y हमारा क्या है जी, 0 से लेके 2 तक, यानी कि y को हम क्या लेंगे t, और t क्या होगा 0 to 2। x इज इक्वल टू 1 सो dx 0, y इज इक्वल टू t सो dy इज इक्वल टू dt एंड t विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 2। यही वैल्यूज़ जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम वापस पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। जब पुट कर लेंगे, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2। ये हमने जो लिमिट्स लिखनी है अब ये t पे लिखनी है, क्योंकि वेरिएबल हमारा t हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं अलॉन्ग ओ बी। बी ओ नहीं कह रहा, ओ बी कह रहा हूँ। थोड़ा सा ज़रा आप डायग्राम पे गौर करें। अब आप डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स देख लें, इसमें x 0 है और इसमें x 1 है, इसमें y 0 है, इसमें y 2 है, यानी कि इसमें दोनों चेंज है। अब इसमें फिर हमें कोई और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। करेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। लॉन्ग ओ बी स्लोप हमारे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वो सारी वैल्यूज पुट की स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m की वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 किसी एक पॉइंट को आपने पुट करना था, जिसको मर्जी करना, तो मैंने ओरिजिन पुट कर लिया, y इज इक्वल टू 2x हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसका हमें एज क्या होगा, इसका एज ये होगा कि वो जो चेंज आ रहा था x y दोनों में, उसकी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाएगी। मसलन अगर x को हम t रखते हैं तो y हमारे पास क्या आया 2t, dx आ गया dt और dy आ गया 2dt। और t अब क्या होगा, t अब आपने इस तरह चूज़ करना है कि जब आप t यहाँ पे पुट करें तो आपको x और y की वो वैल्यूज़ मिलें। अब मैंने t रखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू 1। देखें अब अगर आप t यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो x आपको 0 मिल रहा है, जब 1 पुट करते हैं तो x आपको 1 मिला। अब डायग्राम में आप देख लें, वहाँ पे x की वैल्यू यही है 0 और 1। इसी तरह जब आप यहाँ पे t की जगह 0 पुट करते हैं तो y आपको 0 मिलता है, और t की जगह 1 पुट करते हैं तो y 2 मिलता है। डायग्राम में देख लें, उसमें भी 0 2 यही y की वैल्यूज़ हैं। तो t आपने किस तरह जज करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने की तरफ। जो मैं क्वेश्चन दिया था उसमें हमने वही सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट की, उसको सिंप्लीफाई करवाया। सिंप्लीफाई करवाने के बाद रिजल्ट हमारा आ गया 3/2। तो इंटीग्रल अलॉन्ग ओ ए बी ओ, पूरे के पूरे कंटूर का हम इंटीग्रल निकालने लगे हैं, इनके सब को आपने प्लस कर देना, ओ ए बी बी ओ। अब ये बी ओ मैं कह रहा हूँ, ओ बी नहीं, ओ बी का आपका आया था 3/2, ये क्या है बी ओ। तो ये अब आपने क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी है तो ये माइनस करना है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जी उधर मैंने ओ बी क्यों कहा, बी ओ क्यों ना कहा, उधर ओ बी इसलिए कहा ताकि जब आप लिमिट्स पुट करें तो आपको आसानी हो जाए लोअर और अपर। अगर आप बी ओ की बजाय ओ बी करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। ये जो 0 to 1 था वो 1 to 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1/2। x दिया हुआ है कोसेकेंट टी, y दिया हुआ है कोटेंजेंट टी, और z दिया हुआ है t, और पॉइंट है π/3। तो ये बेसिकली हमारे पास r वेक्टर है एक, जिसका x कंपोनेंट है कोसेकेंट टी, y कंपोनेंट है कोटेंजेंट टी और z कंपोनेंट है t। तो जो पॉइंट हमें गिवन है π/3 वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें वेक्टर पता चल जाएगा ओरिजिनल क्या है। t की जगह π/3 पुट कर देंगे, कोसेकेंट π/3 होता है 2/√3, कोटेंजेंट π/3 होता है 1/√3, और t की जगह सिर्फ हम π/3 लिख देंगे। अब इसी वेक्टर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव कोसेकेंट टी का होता है माइनस कोसेकेंट टी इंटू कोटेंजेंट टी, फिर कोटेंजेंट टी का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर टी, और टी का 1 आ गया। यही जो पॉइंट हमें दिया हुआ था π/3 वही हम यहाँ पे टी की जगह पे पुट कर देंगे, हो जाएगा माइनस कोसेकेंट π/3 कोटेंजेंट π/3 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर π/3।
अब उसी तरह जैसे आर में हमने पाई बाई 3 पुट किया था, इसके डेरिवेटिव में भी टी की जगह पे पाई बाई 3 पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा कोसिकेंट पाई बाई 3 होता है 2 p √3, कोटेंजेंट पाई बाई 3 होता है 1 p √3, फिर कोसिकेंट पाई बाई 3 आ गया 2 p √3। इसको सिंप्लीफाई करके ये वेक्टर बन जाएगा -2/3 -4/3 और 1। अब आर टी जो है वो पाई बाई 3 पे हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके डेरिवेटिव को भी हमने पाई बाई 3 पे कैलकुलेट कर लिया। इनको आपने सिर्फ प्लस करना है, आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ये देखें जी, पहले हमने क्या किया है कि आर का जो एक्स कंपोनेंट था और आर डेरिवेटिव का जो एक्स कंपोनेंट था उनको प्लस किया है, 0 आ रहा है, 0 आए ना ही कुछ भी आ सकता है। इसी तरह वाई वाला भी जो जे कंपोनेंट है आर का और आर के डेरिवेटिव का, एक 1 p √3 था, दूसरा -4/3 था, उनको भी हमने ऐड कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करना तो ठीक है, वरना इतना भी काफ़ी। इसी तरह जी वाला एक पाई बाई 3 और दूसरा +1।